हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। सो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ऑल्दो ये जो नोटिफिकेशन है 30th ऑफ दिसंबर को ही आ गया था, बट अभी तक जो न्यू मार्किंग स्कीम है वो हमारे पास नहीं आई थी। कल यानी कि 6 ऑफ जनवरी को जो न्यू मार्किंग स्कीम है वो भी हमारे पास आ चुकी है। सो इसलिए आज में कंप्लीट वीडियो है जो आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। किस तरीके से मार्किंग स्कीम होने वाली है, क्या नया एग्जामिनेशन पैटर्न होने वाला है, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। सो चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मेरा नाम है जूही जैन। इस चैनल पे लगभग लास्ट 2 से 3 साल से मैं आप सभी लोगों को यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रही हूँ। सोशियोलॉजी मेरा पेपर 2 है, तो आप मेरे साथ सोशियोलॉजी की एंड पेपर 1 की तैयारी के लिए यहाँ पे जुड़ सकते हैं। सो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जेआरएफ अड्डा कोर्सेज भी आप सभी के लिए अवेलेबल हैं, जिसमें कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको प्रिपरेशन करवाई जाती है। सारी लाइव क्लासेस, पीवाईक्यूज, नोट्स, पीडीएफ सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। स्पेशली अगर आप गोल्ड पैकेज लेते हो तो 1-to-1 काउंसलिंग, ऑफलाइन टेस्ट, प्रिंटेड नोट्स हैं जो आपके घर पर डिलीवर होते हैं। ऑफलाइन भी जेआरएफ अड्डा की क्लासेस चलती हैं जयपुर में, सो ऑफलाइन सेंटर को भी आप लोग जरूर से विजिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि टोटल कितने सब्जेक्ट्स में यहाँ पे वैकेंसी आई है एंड कितनी वैकेंसी जो है, कितनी सीट्स के लिए यहाँ पे जो पोस्ट निकाली गई। तो टोटल आप लोग देख सकते हैं 1237 सीट्स के लिए यहाँ पे जो वैकेंसी है निकाली गई है 19 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। आप देख सकते हो साइंस एंड ह्यूमैनिटीज दोनों ही सब्जेक्ट में यहाँ पे वैकेंसी है। इस बार कंपैरेटिवली देखा जाए तो यहाँ पे वैकेंसी जो है सब नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कम किए हैं, बट वैसे सीट वाइज यहाँ पे हमें स्पेशली यूआर कैटेगरी में काफी ज्यादा जो सीट्स हैं इस बार देखने को मिली है, जो कि लास्ट टाइम नहीं थी। तो बॉटनी में आप देख सकते हैं 125, जूलॉजी 119, मैथमेटिक्स 107, ज्योग्राफी 74, इकोनॉमिक्स 72, हिंदी 57, इंग्लिश 56, कंप्यूटर साइंस 29, साइकोलॉजी 10, जियोलॉजी 10, फिजिक्स 120, केमिस्ट्री 116, पॉलिटिकल साइंस 73, सोशियोलॉजी 71, हिस्ट्री 56, संस्कृत 34, लॉ 17, योगिक विज्ञान 3 एंड कॉमर्स में 88 सीट्स है जहां पर वैकेंसी निकाली गई। अब क्या क्राइटेरिया है, क्या सारी चीजें वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करें तो जैसा आप सभी जानते हो यहाँ पे 1 जनवरी 2026 से जो आपका एज है वो देखा जाएगा, और मिनिमम एज जो है वो 21 ईयर्स होनी ही चाहिए अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। मैक्सिमम एज जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वो है 40 ईयर्स, और जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है आप जानते हो सिर्फ एमपी के जो रहने वाले लोग हैं उनको ही मिलेगा। तो एमपी के जो कैंडिडेट्स हैं, यहाँ के जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए यहाँ पे 5% का रिलैक्से 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन भी है। बाकी जो बेसिक एजुकेशन की आप बात करें तो आपका जो मास्टर्स है कंप्लीट होना चाहिए विद 55% मार्क्स। ठीक है, ये जरूर से याद रखें, जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हो उसी सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए। बाकी कुछ अलाइड सब्जेक्ट भी हैं, और मास्टर्स के साथ आपका या तो यूजीसी नेट क्वालिफाइड होना चाहिए या एमपी सेट क्वालिफाइड होना चाहिए, या अगर साइंसेस के सब्जेक्ट हैं तो सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, तभी इस वैकेंसी के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज जरूर आप लोग याद रखें। और जो सेट एग्जामिनेशन है वो एमपी का ही सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई होना चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर पाओगे। अदर स्टेट का सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई है, जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र सेट क्वालिफाइड है, तो उस बेसिस पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। उस केस में आपका या तो नेट क्वालिफाई होना चाहिए तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो ये आप देख सकते हो, मास्टर्स डिग्री विद 55% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और इसके साथ यूजीसी नेट या सेट एग्जामिनेशन एमपी सेट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। दूसरी चीज देखो यहाँ पे याद रखें, बहुत सारे बच्चे जो है ये पूछते हैं कि क्या अपियरिंग मास्टर्स अपियरिंग स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि नेट तो हमने क्वालिफाई कर लिया है बट मास्टर अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो देखिए एमपी सेट के नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है आपका जो मास्टर्स है कंप्लीट होना चाहिए। जब तक फॉर्म फिलिंग चल रही है, अगर तब तक आपका मास्टर्स कंप्लीट हो जाता है तो ही आप इस एग्जामिनेशन के लिए जो फॉर्म है फिल कर पाएंगे। कोई भी आपको धोखाधड़ी नहीं करनी है कि हमारा तो बस फाइनल ईयर चल रहा है और इंटरव्यू तक हमारा रिजल्ट आ जाएगा, तो उस केस में आपका जो फॉर्म है इंटरव्यू स्टेज पे जाके आपको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। तो ऐसी कोई भी बेवकूफ़ी ना करें। अगर आपका मास्टर्स कंप्लीट है और साथ में आपका यूजीसी नेट या एमपी सेट क्वालिफाइड है या सीएसआईआर नेट क्वालिफाइड है, तो ही आप अप्लाई करें। यूजीसी नेट के केस में भी वही है, यहाँ पर एमपी में ऐसा रूल नहीं है कि इंटरव्यू तक सर्टिफिकेट आ जाए। आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम पर ही जो नेट या एमपी सेट है वो क्वालिफाइड होना चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। क्लियरली इस बात का याद रखें, जो अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो ऑलरेडी पीएचडी डिग्री होल्डर्स हैं उनके लिए नेट वगैरह यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, वो डायरेक्टली पीएचडी डिग्री के बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं।
मिनिमम एज मैंने बताया 21 ईयर्स, मैक्सिमम एज यहाँ पे 40 ईयर्स है। एज रिलैक्सेशन है जो मध्य प्रदेश के रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनको ही दिया जाएगा, यानी कि एमपी के जो ऑलरेडी रहने वाले लोग हैं उनको ही यहाँ पे 5 ईयर्स का जो रिलैक्सेशन है दिया जाता है, तो 45 ईयर्स, ठीक है। मिनिमम एज तो 21 ही रहेगी, बट मैक्सिमम एज जो एमपी के हैं उनके लिए 45 यहाँ पर हो सकती है। इसके अलावा देखो बाकी हमारी क्या सारी चीजें रहने वाली है, तो ये मैंने आपको बताया। जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी एसटी की हम बात करते हैं, ओबी सॉरी ओबीसी की बात करते हैं, फीमेल्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, तो ये जो जितने भी रिजर्व कैटेगरी है, फिर से बोल रही हूँ, जो एमपी के ओरिजिनल रहने वाले हैं, यहाँ के जो डोमिसाइल है, उनको ही रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। जो भी अदर स्टेट्स के कैंडिडेट हैं वो अनारक्षित वर्ग में, यानी कि यूआर कैटेगरी में ही कंसीडर किए जाएंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं क्या दूसरे स्टेट्स के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो अप्लाई तो बिल्कुल कर सकते हैं, बट आप लोग यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी में ही कंसीडर किए जाएंगे। दूसरा एक और बहुत कॉमन डाउट है जो स्टूडेंट पूछते हैं कि हम दूसरे स्टेट को बिलोंग करते हैं और हमने जो अपना नेट एग्जामिनेशन है रिजर्व कैटेगरी जैसे कि ओबीसी या एससी एसटी कैटेगरी में क्वालिफाई किया है, तो क्या हम लोग यूआर कैटेगरी से एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होंगे? तो आपके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपने रिजर्व कैटेगरी में भी नेट या अपना एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है तो भी आप एमपी में जनरल कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हो। एमपी में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको जनरल का ही कट ऑफ क्लियर करना है। बेसिकली आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए, चाहे आपने रिजर्व कैटेगरी में ही क्यों ना किया हो, तो आप एमपी में यूआर कैटेगरी के लिए फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल है। बट याद रखें जो पीजी है और नेट या एमपी सेट या सीएसआई या नेट जो है, फॉर्म फिलिंग के टाइम पे ही आपका सारी जो डॉक्यूमेंट्स है कंप्लीट होना चाहिए, तो इस बात का जरूर से आप लोग याद रखें। ये तो हुआ बेसिक एलिजिबिलिटी की बात। एग्जामिनेशन डेट की बात करें तो देखो 3 फेजेस में ये जो एग्जामिनेशन है होने वाला है, 12 जुलाई, 2 अगस्त और 30 अगस्त, ठीक है। 12 जुलाई, 2 अगस्त और 30 अगस्त को एग्जामिनेशन होगा। तो यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग सब्जेक्ट डिटेल, सब्जेक्ट जो डेट है बताई गई है। आपके सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन किस डेट को होने वाला है उसके लिए आपको आपके सब्जेक्ट का जो डिटेल नोटिफिकेशन है चेक करना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट का अलग से डिटेल नोटिफिकेशन है जो एमपीपीएससी ने रिलीज किया है, तो आप अपने सब्जेक्ट का डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हैं, सो दैट आपके सब्जेक्ट की भी डेट पता चल जाए। जैसे मेरा सब्जेक्ट है सोशोलॉजी, तो सोशोलॉजी का जो एग्जामिनेशन है सेकंड फेज यानी कि 2 अगस्त को होने वाला है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए कि सबकी जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो भी यहाँ पे अलग रखी गई है। जिनका भी एग्जामिनेशन फर्स्ट फेज में होने वाला है उनकी फॉर्म फिलिंग 27 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी। 26 मार्च इनकी लास्ट डेट है, 28 मार्च तक करेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप लेट फीस के साथ बढ़ते हो तो 3000 तक लेट फीस आपको देनी पड़ सकती है 2 अप्रैल तक। और इसके बाद भी अगर आप डिले करते हो तो फिर 17 जून तक 25,000 आपके लिए लेट फीस रखी गई है। जिनका भी एग्जामिनेशन फर्स्ट फेज में है 12 जुलाई को है, उनके एडमिट कार्ड 2 जुलाई को रिलीज हो जाएंगे। तो ये तो हुई फर्स्ट फेज की बात। सेकेंड फेज में जिनका एग्जामिनेशन है उनकी फॉर्म फिलिंग 27 मार्च से स्टार्ट होने वाली है, 26 अप्रैल तक रहेगी, मतलब प्रॉपर 1 महीने का टाइम आपको दिया है। 28 अप्रैल यहाँ पर आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। 3 में लेट फीस के साथ 3,000 लेट फीस और 25,000 लेट फीस के साथ है 8 जुलाई। 23 जुलाई को तक आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे और 2 अगस्त को होने वाला है आपका एग्जामिनेशन। थर्ड फेज में जिनका है 17 अप्रैल से 17 अप्रैल से 16 मई तक आपकी जो फॉर्म फिलिंग है चलने वाली है। 18 मई तक करेक्शन आप कर सकते हो। 23 मई 3,000 लेट फीस के साथ आप फिल कर सकते हो और 25,000 लेट फीस के साथ 5 अगस्त तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। 20 अगस्त को आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे और 30 अगस्त को आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। तो आप अपने सब्जेक्ट का डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हैं, वहां पर आपके सब्जेक्ट की जो एग्जामिनेशन डेट है वो भी आपको मिल जाएगी। फीस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए अभी मैंने बताया जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है वो सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं, मतलब यहाँ के जो डोमिसाइल है उनको ही मिलेगा। जैसे कि एससी कैटेगरी की हम बात करें, अनुसूचित जनजाति एसटी कैटेगरी की बात करें, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की अगर हम लोग बात करें, और ईडब्ल्यूएस एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की बात करें, तो इनको यहाँ पे इनकी जो फीस है, जो एमपी के रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए यहाँ पे 250 रुपए फीस है, 250। और जो बाकी अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, जो भी अदर स्टेट्स के कैंडिडेट है, सबके लिए यहाँ पे 500 जो फीस है रखी गई है, ठीक है। इसके अलावा देखो अगर आप लेट फीस, तो मैंने बताया 3,000 लेस फीस या फिर 25,000 अगर आप और डिले करते हो, ये सेकेंड फेज का है, ठीक है। बाकी फर्स्ट फेज का अलग यहाँ पे टाइम रहेगा। क्लियर है?
सिलेक्शन प्रोसेस या ये एग्जामिनेशन पैटर्न की हम लोग बात करें तो देखो ये एक न्यू मार्किंग स्कीम है जो इस बार एमपीपीएससी में आई है। फर्स्ट टाइम एवर एमपीपीएससी में जो नेगेटिव मार्किंग है वो इंट्रोड्यूस कर दी गई है। और यहाँ पर अगर मैं बताऊं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन में तो बेसिकली दो लेवल पे आपका ये जो एग्जामिनेशन है चलता है। सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन जो है यहाँ पर आपका होता है ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो जिसमें आपके दो पेपर्स होते हैं। एक आपका होता है पेपर वन जो कि होगा एमपी जीके जीएस का, और दूसरा जो पेपर टू होता है ये आपके सब्जेक्ट का होता है। ठीक है, तो जो भी आपका सब्जेक्ट है जिसमें आपने फॉर्म फिल किया है उसका पेपर यहाँ पर होता है। ठीक है, फिर सेकंड जो राउंड होता है इसमें जब आप अगर रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हो, फिर सेकेंड राउंड होता है इंटरव्यू जहां पर 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। जो रिटन एग्जामिनेशन है वो 800 मार्क्स का होता है। तो ऐसे टोटल आपकी 900 मार्क्स से जो मेरिट बनती है और फिर फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे होता है। ठीक है, अब क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है, कितना नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, ये मैं आपको लेके चलती हूँ हमारे ऑफिशियल नोटिस पर जो कि कल ही हमारा रिलीज किया गया है। तो इसे आप लोग जरूर से देख सकते हैं। देखो कल की ही तारीख जैसा मैंने बताया 6 जनवरी को ये जो नोटिस है यहाँ पर रिलीज किया गया है। और यहाँ पर हम लोग यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि लास्ट एग्जामिनेशन की तरह ही आपका जो सिलेबस है फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का रहने वाला है। सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट को छोड़ के इंग्लिश सब्जेक्ट का जो कुछ सिलेबस है यहाँ पर हमें चेंज देखने को मिल सकता है इस बार। बाकी जो इतने भी सब्जेक्ट का सिलेबस है वो आपका बिल्कुल लास्ट टाइम जैसा ही सेम रहने वाला है। तो एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अपना जो सिलेबस है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे देखो एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है। तो जैसा मैंने बताया फर्स्ट पेपर आपका रहेगा सामान्य अध्ययन यानी कि एमपीजीके का, जिसमें होते हैं 50 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता है यानी कि टोटल 200 मार्क्स। इसके लिए आपको पहले मिलता है 1 घंटा। ठीक है, स्टार्टिंग के 1 घंटे में आपको सिर्फ और सिर्फ जो एमपीजीके है वो सॉल्व करना पड़ेगा। फिर हमारा बीच में यहाँ पर होता है लंच ब्रेक। ठीक है, सो लगभग 1.5 से 2 घंटे का ब्रेक यहाँ पे होता है, लंच ब्रेक होता है। फिर इसके बाद आपका होता है सेकंड पेपर द्वितीय प्रश्न पत्र जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। आपके सब्जेक्ट पेपर में यहाँ पर होते हैं 150 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन वही 4 मार्क्स। तो टोटल आपका होता है 600 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट पेपर, और इसके लिए अलग से आपको 3 घंटे मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर याद रखना दोनों पेपर साथ में नहीं होते। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तरह दोनों पेपर में यहाँ पे गैप होता है। तो ऐसे आपके टोटल 800 मार्क्स का जो रिटन एग्जामिनेशन है होता है। इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होता है। तो ऐसे टोटल 900 मार्क्स के बेसिस पे आपका जो फाइनल सिलेक्शन है यहाँ पर होता है। ठीक है, ये चीज आप लोग जरूर से याद रखें। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया फर्स्ट पेपर में 50, सेकंड में 150 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे रहेंगे। हर प्रत्येक प्रश्न जो है 4 अंकों का, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का यहाँ पे रहेगा। ओएमआर बेस्ड एमसीक्यू बेस्ड आपका जो पेपर है यहाँ पर आपका रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखो हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये तो मैंने बता दिया। अब देखो जो मेन न्यू चीज है जो इस बार हमारे लिए इंट्रोड्यूस की है वो है ऋणात्मक मूल्यांकन यानी कि नेगेटिव मार्किंग अब हमारे लिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दी गई है। अब नेगेटिव मार्किंग किस तरीके से होने वाली है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो 4R-W जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है होने वाली है। इसका मतलब क्या होता है कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपकी रखी गई है। ठीक है, तो हमारे लिए कितना नेगेटिव मार्किंग होगा, एक क्वेश्चन जैसे हमने देखा 4 मार्क्स का होता है। ठीक है, पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का यहाँ पर होता है एमपी में, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पर आपका अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ये अगर क्वेश्चन आपका गलत होता है तो सीधा सीधा जो 8 मार्क्स है वो यहाँ पर आपका काटा जाएगा। क्योंकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है तो 1 मार्क्स आपका कट हो जाएगा अगर आप यहाँ पे आंसर गलत करते हो। तो नेगेटिव मार्किंग देखो इंट्रोड्यूस कर दी गई है, तो अब आपको डबल मेहनत करने की जरूरत है। दूसरी देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे याद रखना, यहाँ पर इस बार बोला गया है कि दोनों पेपर में ही आपके मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके पेपर वन में 40% मार्क्स नहीं है तो आपका पेपर टू चेक नहीं होगा। अगर आपके पेपर टू में 40% मार्क्स नहीं है तो आपका पेपर वन चेक नहीं होगा। दोनों पेपर में आपके इंडिविजुअली जो 40% मार्क्स हैं वो आपको लाना यहाँ पे जरूरी है। तो पेपर वन में अगर मैं बात करूँ आपको 40% मार्क्स के लिए 20 क्वेश्चन यहाँ पे सही करना मैंडेटरी है। अदरवाइज आपका यहाँ पे ये जो एग्जामिनेशन है नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो बेटा बहुत ज्यादा अब आपको मेहनत करके तैयारी करनी पड़ेगी। सिमिलरली जो आपका पेपर टू है इसमें भी 40% मार्क्स यहाँ पे बोला गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज याद रखें,
यहाँ पर भी जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, यानी कि एमपी से जो एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और पीएच कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, उनको यहाँ पे अगेन 10% का रिलैक्सेशन दिया गया है। उनको यहाँ पे 30% मार्क्स लाना जरूरी है, मतलब जो एमपी के रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनके पेपर 1 में कम से कम 15 क्वेश्चन सही होने चाहिए, तभी उनका जो पेपर 2 है चेक किया जाएगा। तो एमपी जीके पे अब आपको बहुत ज्यादा अपना फोकस बनाना पड़ेगा। नेगेटिव मार्किंग भी है, मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी है। ये तो खैर लास्ट ईयर भी था, बट इस बार क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी कर दी है तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। और ये बहुत मतलब मेरा क्लोज एक्सपीरियंस रहा है, एक एक क्वेश्चन से जब एमपी जो जीके का पेपर है छूट जाता है तो फिर आपका सब्जेक्ट पेपर भी कोई मैटर नहीं करेगा, तो इसलिए इसे जरूर अच्छे से याद रखिए। बाकी जो एग्जामिनेशन है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहेगा, सिर्फ लैंग्वेजेस वाले पेपर को छोड़ के। और अगर किसी में भी कोई गलती होती है तो जो हिंदी वाला है उसी को ही सही यहाँ पर माना जाएगा। एक और देखो अच्छी बात ये है, यहाँ पे जो इंटरव्यू है 100 मार्क्स का होगा और इंटरव्यू में कोई भी मिनिमम मार्क्स नहीं है। तो देखो बहुत सारे बच्चों को फियर होता है कि पता नहीं इंटरव्यू हमारा अच्छा जाएगा नहीं, तो बेटा आप जो है अपना रिटर्न एग्जामिनेशन पे ज्यादा फोकस करो। रिटर्न एग्जामिनेशन 800 मार्क्स का है, अगर आप इसमें बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर कर लेते हो ना तो इंटरव्यू आपका आसानी से हो जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू सिर्फ 100 मार्क्स का है, बाकी टोटल 900 से आपका वेटेज जो फाइनल सिलेक्शन होगा। तो आप रिटर्न एग्जामिनेशन पे ज्यादा मेहनत करो सो दैट आपकी बाकी जो चीजें हैं वो भी अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने बता दी, ओएमआर बेस्ड होता है सारी चीजें, बाकी ये तो कैसे चैलेंज करना है वो सब तो बात की बातें हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, किस तरीके से नेगेटिव मार्किंग होगी, क्या होगा, और सारा जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो मैंने आपको बहुत डिटेल में यहाँ पे समझा दिया। इसके अलावा सैलरी क्या है, तो देखो आप जानते हो परमानेंट पोस्ट है ये, 57,700 यहाँ पे जो आपका पे स्केल है रखा गया है। एकेडमिक लेवल होने वाला है 10 और 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको जो सैलरी है मिलने वाली है। ये तो बेसिक पे है, प्लस इसके अलावा आप जानते हो एचआरए वगैरह वो सारी चीजें भी आपकी होती ही है। एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ होंगे उसकी भी बात कर लेते हैं। तो देखो इस बार यहाँ पे 4 ही एग्जामिनेशन सेंटर रखे गए हैं, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर। एक और चीज यहाँ पे याद रखें, ये जो 4 सेंटर्स हैं सिर्फ अगेन वही है जो एमपी के डोमिसाइल हैं उनके लिए ये 4 सेंटर्स रखे गए हैं। और आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसका सीक्वेंस मतलब डिसाइड कर सकते हो कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस पे ग्वालियर चाहिए या भोपाल चाहिए। तो ये एमपी वालों के लिए, बाकी जितने भी अदर स्टेट्स के कैंडिडेट हैं आप लोग ध्यान रखें, आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है सिर्फ और सिर्फ इंदौर में ही होने वाला है, आपको और कोई भी चॉइस जो है यहाँ पे नहीं दी जाएगी। तो इस बात का जरूर से याद रखें, जो भी अदर स्टेट्स के कैंडिडेट हैं आपका एग्जामिनेशन सेंटर सिर्फ और सिर्फ इंदौर में ही होने वाला है। बाकी जो भी चेंजेस होता है तो एमपीपीएससी को पूरा राइट है, वो अपने अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस है कर सकते हैं। तो सारी जो डिटेल्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन से रिलेटेड। आई होप आपकी सारी जो चीजें हैं क्लियर है। इसके अलावा भी अगर कोई आपका डाउट है, किसी चीज में आपको कंफ्यूजन है, तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर लीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी कोई आपका डाउट है, कंफ्यूजन है, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं इसी तरह से रेगुलर वीडियो है यहाँ पर आप सभी के लिए लाती रहूंगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।